नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। पश्चिम बंगाल में टीचर भर्ती घोटाले में राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्म है। 2 दिन बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने एक बयान में कहा कि मैं भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करती हूँ। उन्होंने आगे कहा कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते। मैं चाहती हूँ कि सच्चाई एक समय सीमा में सामने आए। उन्होंने कहा कि अगर दोषी साबित पाए जाते हैं तो उम्र कैद की सज़ा दिए जाने में भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने जीवन भर राजनीति की है, ये अपने निजी फायदे के लिए नहीं की। मेरे लिए राजनीति ही जनसेवा है। राजनीति लोगों से प्यार करने और देश की सेवा करने के बारे में है। ये मैंने अपने शिक्षकों माता पिता से सीखा है। ममता ने आगे क्या कहा कि क्या सभी एक जैसे हो सकते हैं? मतभेद होंगे, सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन का उद्देश्य भ्रष्टाचार का समर्थन करना नहीं है। मुझे एक पूर्व सांसद के रूप में 1 लाख रुपए पेंशन मिलती है और मैं सीएम के रूप में 2 लाख रुपए वेतन प्राप्त कर सकती हूँ, लेकिन मैं वेतन के रूप में 1 पैसा भी नहीं लेती हूँ। यहाँ तक कि जब मैं सर्किट हाउस में रहती हूँ तो मैं उसका भी भुगतान करती हूँ। लगातार अब जब पार्थ चटर्जी पर सब पूरा देश बोल रहा था, ऐसे में 48 घंटे बाद ममता बनर्जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और प्रवर्तन निदेशालय ने 2 दिन पहले पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया था। इसके 48 घंटे बाद आज ममता ने अपना बयान दिया और उन्होंने कहा कि मैं भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करती। उन्होंने ये भी कहा कि मतभेद होंगे, सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे जीवन का उद्देश्य भ्रष्टाचार का समर्थन करना नहीं है। लेकिन बावजूद इसके सबसे बड़ी बात कि ये कहने में उन्हें 2 दिन लग गए और 2 दिन तक वो मौन रही इस भ्रष्टाचार की चुप्पी पर। आखिर क्यों ऐसा हुआ कि 2 दिन बाद उन्हें लगा कि मामला खिलाफ जा रहा है और अब बोलना ठीक होगा, चुप रहना ठीक नहीं होगा। और शायद इसीलिए उन्होंने आज अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि मैं भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करती। अब ऐसे में 5 बार के विधायक रहे पार्थ चटर्जी की भूमिका संदेह से घिर गई है। 5 बार के विधायक पार्थ चटर्जी ममता बनर्जी के खासम खास से पैसा ला रहे हैं। ऐसे में क्या ममता ने उनसे अपना दामन छुड़ा लिया है? क्या कोई ऐसा खेल जिससे पार्थ चटर्जी से ममता नाराज? सियासी गलियारों में तमाम आरोप पार्थ चटर्जी के ऊपर लग रहे हैं और ऐसे में उनकी गिरफ्तारी और पिता की गिरफ्तारी अब ममता बनर्जी के बयान के बाद इस गिरफ्तारी में नया मोड़ आ गया है। अब ऐसे में ये भी खबरें आ रही हैं कि लगातार पार्थ चटर्जी संपर्क करने की कोशिश करते रहे, लेकिन ममता बनर्जी ने उनका फोन नहीं उठाया। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप दुबे बीजेपी से, रजा रिजवी राजनीतिक विश्लेषक, संजय चक्रवर्ती टीएमसी से। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। संजय जी, सबसे पहले सवाल आपसे कि 2 दिन लगा दिया, 48 घंटे बाद चुप्पी तोड़ी है, क्या कारण रहा कि 48 घंटे
इस बात में लग गए कि मैं भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करती, भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ। अपने जीवन के आदर्श उन्होंने गिनाए। क्या कारण रहा कि अब ऐसा लग रहा है कि पार्थ चटर्जी गहरे से उलझ चुके हैं। 5 बार के विधायक रहे हैं, उनके खास से पैसा ला रहे हैं, लेकिन अब ममता ने उनसे दामन छुड़ा लिया है इस तरह से। 48 घंटे बाद आपको एक जवाब मिल गया पहली बात। और एक चीज ये तो टीवी का विरोध, सरकार की टीवी का विरोध नहीं होता कि सवाल हुआ और तुरंत उसका जवाब दे दिया जाए। सरकार अपने सिस्टम से चलती है, पूरी जांच होती है बाकायदा। उस दिन रात भर जांच चली, बैठक हुई, सारी चीजें दिखाए निकला। उसके बाद जाकर के उन्होंने 48 घंटे के बाद आकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया। बहुत सारी सरकारें तो ऐसी है जो स्टेटमेंट देती नहीं है। हजारों लोग मर जाए, सैकड़ों लोग मर जाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। घोटाले हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई स्टेटमेंट नहीं आता, किसी भी तरह का स्टेटमेंट नहीं आता। 750 किसान खत्म हो गए, मर गए, लेकिन 14 महीने तक कोई स्टेटमेंट प्रधानमंत्री का नहीं आया, कोई दुख व्यक्त नहीं किया गया। तो 48 घंटे के अंदर उन्होंने स्टेटमेंट दिया, वो इसलिए क्योंकि सरकार कोई डिबेट नहीं होती है कि तुरंत के तुरंत जैसे ही इधर गिरफ्तारी हुई इधर सामने आकर के उसका सवाल का जवाब दे दे। ये सारी चीजें जो है ये इंटरनली होता है। और बाकायदा उन्होंने आकर के इसके बारे में बात भी किया है। और बाकायदा उन्होंने एक भी बात कही है कि अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनको उम्र कैद की सजा सुनाई जाए। ये एक तरीके से भ्रष्टाचार अगर कोई करेगा तो हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से ये खुला है कि आपको फिर जेल जाना पड़ेगा और जो कोर्ट सजा देगी उस सजा को आपको भुगतना पड़ेगा अगर आप दोषी हैं तो। संदीप जी, 48 घंटे बाद चुप्पी टूटी है और भ्रष्टाचार पर बिल्कुल अपना रुख साफ कर दिया है, लेकिन क्या वाकई में ये साफ रुख सही दिशा में है? चंद्रशेखर जी, सबसे बड़ी बात है कि मैं साधुवाद देना चाहता हूँ टीएमसी के नेता लोगों का, माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी का, कि कम से कम देर आए दुरुस्त है। भ्रष्टाचार के मुद्दों पे उन्होंने एक रुख अपनाया। और हम लोग राजनीतिक गलियारे में रहने वाले लोग, हम बार बार कहते हैं कि हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सब लोग को मिलकर अपने समाज और देश के बारे में जितनी अच्छी करनी चाहिए, करने की कोशिश करनी चाहिए, जितनी नैतिकता धर्म का पालन करना चाहिए उतना करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि समाज देख रहा है और समाज हमें ही आदर्श मानता है। जो लोग राजनीति में शिखर पे पहुंचे हुए हैं उनसे ढेर सारी उम्मीदें हैं। लेकिन एक बात तो तय है ना, ममता जी को ये भी तो पूछना चाहिए अपने मंत्री जी साहब से कि इतना ज्यादा जो 20 करोड़ के आसपास का कैश आया कहाँ से आया है, उनका मोहर कैसे मिला, उनका लिफाफा कैसे मिला, वो क्या वो जिनके नाम आ रहे हैं ईडी जिनके नाम ले रहे हैं, क्या उनसे किनके क्या संबंध है। तो हमें लगता है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और आम जनता जानना चाहती है, इसलिए भी जानना चाहती है इस तरह की जो गठजोड़ है, पॉलिटिकल गठजोड़ है या जो इंडस्ट्रीज में है, फिल्म इंडस्ट्रीज में है या नहीं है, कहाँ जुड़े हुए हैं, कैसे तार है और किस तरह की संरचना है जो पल रही है पश्चिम बंगाल के अंदर। मैं लेकिन ममता जी को धन्यवाद और बात कहूंगा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पे उन्होंने स्टैंड लिया है और अच्छा स्टैंड है, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा हो। रजा रिजवी जी, 48 घंटे बाद ममता बनर्जी बोली हैं, उनने अपनी जीवन की सहजता को बताया है, तमाम चीज़ों को बताया है, लेकिन क्या वाकई में पश्चिम बंगाल में जो शिक्षा भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ और कई ऐसे लोग जो पात्र नहीं थे वो शिक्षक बन गए और पश्चिम बंगाल का भविष्य, आने वाला भविष्य, जो पीढ़ी, नई पीढ़ी जो पढ़ाई कर रही है उसका भविष्य खतरे में डाल दिया गया। तो क्या लगता है कि महज ये कह देने भर से कि मैं भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करती, सभी चीज़ें, सभी जो समस्याएं वो हल हो जाएंगी? देखिए चंद्रशेखर जी, हमारे एक साथी बैठे हुए हैं और उन्होंने ममता बनर्जी को धन्यवाद जी। मैं तो ममता बनर्जी को धन्यवाद देने वाला नहीं हूँ। अब कतई देने, आप मुख्यमंत्री हैं, आपके पास है, आपके पास एजेंसीज है, आपका एक मंत्री नौकरी दे रहा है ऐसे लोगों को बेसिक शिक्षा में, जिसके बारे में जो है जो अयोग्य है और बताया जाता है कि इतना 20 करोड़ रुपया बरामद हो रहा है, चीफ मिनिस्टर को पता न हो, दैट्स वेरी बैड।
एक चीफ मिनिस्टर अपने मंत्री के बारे में न जाने कि मंत्री पैसा ले रहा है, मंत्री जो है वो बंगलिंग कर रहा है, 5 बार का एमएलए, और वो खास मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर नहीं जान पाए। चीफ मिनिस्टर 2 दिन तक छुट्टी पे रहे। चीफ मिनिस्टर को अगर पहले जानकारी कर लेनी चाहिए थी, चीफ मिनिस्टर को बुला के पार्था मुखर्जी को जेल भेजना चाहिए था। जैसे पंजाब के एक चीफ मिनिस्टर ने देखा, बुलाया मंत्री को, वीडियो सुनवाया, कहा जेल जाओ, इस्तीफा दो, ये करना चाहिए। एक चीज मैं चंद्रशेखर जी और कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे साथी ने कहा कि नैतिकता होनी चाहिए, नेताओं में ये होनी चाहिए। कहाँ से आएगी नैतिकता, कैसे आएगी नैतिकता, और क्यों आएगी नैतिकता? नैतिकता नहीं आएगी, नैतिकता ऐसे आएगी कि जो निर्वाचन आयोग है वो चुनाव का खर्चा सब कैंडिडेट का उठाए, जैसे वो बस का खर्चा उठाती है, सरकारी अधिकारियों का खर्चा उठाती है, ऐसे हर जनपद में, हर विधानसभा में एक स्टेज बन जाए। उस स्टेज पर आज समाजवादी पार्टी का फलाना जो है नेता भाषण देगा, आज कांग्रेस का भाषण देगा, आज बीजेपी का भाषण देगा, सरकार उसकी बंदोबस्त करे। जो एमएलए एक बार जीतता है, जीतने के बाद से वो शुरू हो जाता है कि हमें चुनाव लड़ना है, चुनाव में करोड़ रुपया खर्च होना है, कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे। अगर निर्वाचन आयोग कैंडिडेट पर खर्च करके चुनाव करना शुरू कर दे तो कोई विधायक, कोई एमएलए न ईडी से डरेगा, न सीबीआई से डरेगा, न इनकम टैक्स से डरेगा। जब चुनाव महंगा हो जाएगा, करोड़ों करोड़ रुपया खर्चा होगा, तो कैंडिडेट कहाँ से लाएगा? एमएलए जीतने के बाद ही इस उद्योग में लग जाते हैं, तो कहाँ की नैतिकता रहेगी, कहाँ आएगी नैतिकता? तो इसलिए निर्वाचन में सुधार होना चाहिए, और जब सुधार होगा तभी ये सुधार होगा। तब 20 करोड़, 10 करोड़ और 50 करोड़ नहीं मिलेगा किसी के यहाँ। न जो है बम्बई के अंदर ईडी का जो है डर लगेगा लोगों के ऊपर, न किसी और विधायक को ईडी का डर लगेगा, न इनकम टैक्स का लगेगा, न जो है उसको जो है कैसे ईडी हो गए, इनकम टैक्स हो गए और सीबीआई, ये 3 का डर नहीं लगेगा। संदीप जी, आपके इस आधार पर धन्यवाद दे रहे हैं। दरअसल अभी तक तो पार्थ चटर्जी को बर्खास्त भी नहीं किया गया है मंत्रिमंडल से, और रजा रिजवी जी कह रहे थे तारीफ तो ये होती जैसे पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने मंत्री को बुलाया और अरेस्ट करवा दिया और तमाम चीज़ें वह सरकार से बर्खास्त कर दिया। तो क्या इतना बड़ा कदम ममता बनर्जी नहीं उठा सकती थी? देखिए, जैसा कि राजा रिजवी कह रहे हैं, सुन रहे होंगे आप, और आज तक बर्खास्त नहीं किया गया, आप धन्यवाद दे रहे हैं। संदीप जी, मेरा सवाल आपसे। बिल्कुल, देखिए, कभी भी राजनीतिक में नैतिकता की बात होती है, और जो बड़े लोग हैं, जो बड़े पदों पे बैठे हुए हैं, उनसे आम जनता नैतिकता की उम्मीद करती है। लेकिन एक मैं राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधि होने के नाते मैं ममता दी या किसी की मैं बुराई नहीं करना चाहता। इसलिए नहीं करना चाहता कि लोग कहेंगे कि अरे इसमें बुराई कौन सी बात है भाई, इसमें बुराई कौन सी बात है? नहीं, मुझे लगता है कि बुराई से क्या है कि हम लोग अपना पक्ष नहीं रख पाते, हम तू मैं में पड़ जाएंगे, फिर हमारे जो मित्र हैं, साथी हैं, वो अनर्गल बातें भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो करप्शन का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, कोई भी कहीं भी किसी जगह बैठा हो, आम जन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और कोई भी सरकारें अगर ये काम कर रही हैं या उसमें संलिप्त हैं, तो हमारी जांच एजेंसियां बेहतर काम कर रही हैं और उनको सजा दिलाएंगे। हमें सैल्यूट करना चाहिए उन जांच एजेंसियों के अधिकारियों को जिन्होंने हिम्मत दिखाया और घुस के ऐसे लोग जो पड़े हुए हैं, छुपे हुए हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो रही है। और एक संदेश जा रहा है, ठीक कहा पूर्व के साथी ने, कि चुनाव में भी एक संशोधन होना चाहिए जो चुनाव लड़ने की प्रक्रिया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये धन चुनाव लड़ने के लिए। मैं संदीप जी आपका जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। रजा रिजवी जी, संदीप दुबे जी, मैं आपके पास आऊँगा। दरअसल पेच बहुत सारे हैं, और ऐसे में क्या लगता है कि ममता बनर्जी ने जो आज बोला है, क्या उससे सारी चीज़ें हल हो गई हैं?
नहीं, उससे हल नहीं हुई है। देखिए, जब आपको लगता है कि हाँ आप सही काम ईडी कर रही है और आपको ये लगा कि जो लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा बरामद हुआ है, आपको जान के अचरज होगा, अभी तो निचले स्तर के अधिकारी तक ईडी नहीं पहुंची है। जब उन तक पहुंचेगी वो सारे के सारे लोग फरार हैं। तो इसमें बहुत से ऐसे नाम आएंगे जो सरकार से जुड़े हुए हैं, ऊपर तक लोगों के जुड़े हुए नाम निकल के आएंगे, क्योंकि ये छोटा घोटाला नहीं है। ये बंगाल की पूरी शिक्षा व्यवस्था, बंगाल की आम जन जो है, युवा पीढ़ी है, जो छात्र हैं और वो गार्जियन जिन्होंने सोच के कि सपने देख के बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, ऐसे लोगों के साथ जो धोखा हुआ है, उस धोखा के खिलाफ ये बहुत बड़ी कार्रवाई ईडी की। और मैं थैंक्स बोलूंगा ईडी के अधिकारियों को कि उन्होंने बिना डरे बिना सहमे ये बेहतर ढंग से काम वो कर रहे हैं। और ईमानदारी के साथ जो भी रिपोर्ट आएगी वो सबके साझा होगी, और जो लोग भी इसमें सम्मिलित पाए जाएंगे या हैं वो सबके सब जेल में होंगे। तो साफ साफ है कि सरकार जो है बचाए न किसी को, सरकार ब्रह्मस्त्र न बने, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सरकार भी शामिल है। और बहुत अच्छी बात पूर्व के वक्ता साहब कह रहे थे कि कहीं ना कहीं अगर घर में कोई चोरी होती है तो मालिक तक तो बिना पहुंच के कैसे पता चले कि चोरी नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं मालिक की भी इन्वॉल्वमेंट होगी। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ईडी जो काम कर रही है वो ठीक कर रही है और वो होने देना चाहिए। और वो जो हो रहा है उसी का नतीजा है कि आज ममता जी आके बोल रही हैं, अपना पक्ष रख रही हैं। और भ्रष्टाचार के खिलाफ सबको बोलना चाहिए। आज देश में जो भी माहौल है भ्रष्टाचार के खिलाफ है और सबको बोलना चाहिए। संजय चक्रवर्ती जी, क्या बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए था जो मंत्री गिरफ्तार है उनको? देखिए, जहां पूरी सबूत सामने आएगा उनको बर्खास्त भी किया जाएगा। वो एक तरीके से आपको पता चले गया होगा, जब फोन नहीं उठाया जा रहा है तो इसका मतलब उनकी भी पूरी इंटरनली जांच चल रही होगी। अभी उनका फोन नहीं उठाया जा रहा है, कांटेक्ट करने की कोशिश की है, तो ये सरकार का अपना निजी काम होता है, उनको सरकार को अपना काम करने दीजिए। जब एक वक्तव्य ममता जी ने सार्वजनिक रूप से दे दिया है तो उसको साधुवाद देना चाहिए। लेकिन मैं सिंपल वे से, अभी जब भ्रष्टाचार की बातें आ रही थी, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि इलाहाबाद में प्रयागराज जिसको बोलते हैं, यहाँ पे 140 प्रधानमंत्री आवास योजना के मृत व्यक्तियों को दे दिया गया। वो मृत व्यक्ति कौन है, उसका भ्रष्टाचार का खुलासा कब होगा? गोवा में स्मृति ईरानी की लड़की का जो एक घोटाला सामने आया है, ये कब सामने आएगा? इसके बारे में जांच कब होगी? अभी जो महाराष्ट्र में जो एमएलए खरीदे बेचे गए हैं, उसकी जांच कब होगी? व्यापम घोटाला जो मध्य प्रदेश में हुआ था, जो कि दब गया है, जिसपे जो है सैकड़ों लोगों की शिक्षा के ऊपर ही था, तो वो जांच कब होगी? ये सारी चीजें भी सामने आनी चाहिए। ईडी को इसके बारे में भी जांच करनी चाहिए कि अभी जो है 4 महीने पहले स्मृति ईरानी प्राउड कर रही थी अपनी लड़की के ऊपर, आज वो कह रहे कि 12वीं कक्षा की छात्रा है, आज उस बार को जो है ढक दिया जाता है। जैसे ही वो सामने आता है तो बार ढक दिया जाता है, बाद में उसको उखाड़ के दिखाया भी जाता है कि देखिए नहीं, ये वाकई में बार था। इसकी जांच कब होगी? जांच हो, एक पक्षी नहीं हो, जांच हो, सबके खिलाफ हो, वो चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई भी हो, उसकी पूरी की पूरी जांच होनी चाहिए। तभी लगेगा कि हाँ वाकई में भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई काम हो रहा है, ये तभी लगेगा देश सही दिशा में जा रहा है। लेकिन ये एक तरीके के एक तरफा जो कार्रवाई की जा रही है, एक तरफा कार्रवाई, तो ममता दीदी ने तो पल्ला झाड़ लिया है। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार स्मृति ईरानी से पल्ला कब झाड़ती है, कब इसके बारे में जो है प्रधानमंत्री का वक्तव्य आएगा, कब इसके बारे में वो बात करेंगे। अभी इसको भी देखना पड़ेगा। अभी हम लोगों को ये भी हम लोग सामने आना है, इसकी जांच कब होगी, जवाब ले लीजिए। ये भी संदीप जी। मेरे साथी भटक गए अपने विषय से। 20 करोड़ रुपया कैश बरामद हुआ है, ठीक है, इसकी जांच आप चाहते कि ना हो, लेकिन वो सब जांच हो जो आप नाम गिना रहे हैं, झूठे झूठे बातें कर रहे हैं, उन सब की जांच होनी चाहिए। सरकार उन सब की जांच करे। जांच एजेंसियां हैं, स्वतंत्र हैं, उनको निडर होकर काम करने दीजिए। और हम सब लोग को चाहिए कि अपनी जांच एजेंसियों की मदद करें जो भी बन पड़ता है। आज तो आपकी सरकार को चाहिए, ममता जी सरकार को, कि जितनी जानकारियां हैं वो सारी जानकारियां वो उपलब्ध कराएं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है साहब, 20-20 फोन कोई शरीफ आदमी रखता है क्या? लोगों के घर में जो बरामद हो रही है, ईडी ने जो बरामद किया है, 20-20 फोन कोई रखता है शरीफ आदमी? आप लोग बंगाल के अंदर सारे मंत्री जी से रिलेटेड लोग 20, 40, 50 फोन रखते हैं।
का इसकी गंभीरता से सोचना चाहिए। सिर्फ दूसरे पे दोषारोपण कर दे और मैं ठीक हूँ, मेरी चोरी न पकड़ी जाए। मैं कह रहा हूँ कोई भी चोर हो, कहीं भी चोर हो और किसी तरह की चोरी कर रहा, उसकी जगह जेल है और उसके खिलाफ हम सब लोग को मिलके, अच्छे लोग जितने हैं समाज में, उनको मिलके अपना पक्ष रखना चाहिए, उनकी आलोचना करनी चाहिए, अपने पक्ष से उनको बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। देखिए टीएमसी के मेरे साथी मित्र जो हैं इस पूरे घटनाक्रम को एक राजनीतिक संग देने की कोशिश करी, लेकिन मैं शुरू से बोल रहा हूँ, मैंने ममता दी के बयान तो उनकी प्रशंसा करी, उन्होंने कम से कम भ्रष्ट लोगों का साथ छोड़ने की साहस जुटाई, ये प्रशंसा होनी चाहिए। हम बार बार किसी की बुरा जी जी, मैं आऊँगा आपके पास। रजा रिजवी जी, जब इस तरह का मामला सामने आता है, करोड़ों रुपए बरामद होते हैं, तब आम जनता के मन पर क्या गुजरती होगी? देखिए, ऐसा है, जब ये पैसा बरामद होता है तो आम जनता जो उसका नेता होता है, उस नेता के विरुद्ध जो है वो बहुत अच्छे ख्यालात नहीं होते हैं आम जनता के। आम जनता ये सोचती है कि हमारे ये जनसेवक हैं, लेकिन जनसेवक की जगह जो रुपया इकट्ठा कर रहे हैं, और रुपया किस लिए इकट्ठा कर रहे हैं वो स्वयं जानते हैं, किस लिए इकट्ठा कर रहे हैं रुपया। तो कहने का मकसद है, ये राजनीति जो इस तरीके की पैसा जो है भ्रष्टाचार में कमाने की जो राजनीति है, ये कतई ठीक नहीं है। दूसरे हमारे एक साथी ने कहा कि साहब वो घोटाला, व्यापम घोटाला, फलाना घोटाला, वो घोटाला सब बताया उन्होंने। ठीक है, वो घोटाला है और उस घोटाले की जांच होनी चाहिए। उस घोटाले में जिसने कृत्य किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसको जेल जाना चाहिए, मुकदमा चलना चाहिए, मुकदमे में सजा होनी चाहिए। लेकिन इसका ये आशय नहीं है कि अगर जो है पार्थ मुखर्जी जो है 20 करोड़ रुपया बरामद हो गया और उस बरामदी के बाद ये कह के उनको सेफ साइड करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि साहब वो घोटाला जो है उसको देखिए, ये घोटाला तो है ही है, ये सेफ साइड नहीं है। इसका खालिद जवाब होना चाहिए कि अगर ये बरामद हुआ है, जिम्मेदारी कौन लेगा इसकी? चलिए मैं पूछता हूँ त्रिशूल जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, अगर ये मंत्री कर रहा था बेसिक शिक्षा के डिपार्टमेंट में, जिसके कैबिनेट मिनिस्टर थे, 5 बार एमएलए रहे, बहुत जो है वो ममता जी के बहुत क्लोज मंत्री रहे, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? चीफ मिनिस्टर जिम्मेदारी लेता है, मुखिया जिम्मेदारी लेता है। जिले के अंदर अभी कन्नौज के अंदर कांवड़िया जो है उत्तर प्रदेश में मर गए, मुख्यमंत्री ने एसपी को हटा दिया, तो जिम्मेदार चीफ मिनिस्टर है, उनका कैबिनेट मिनिस्टर, उनका हाथ है, राइट हैंड है मिनिस्टर। ये जिम्मेदारी जो है उनकी है। स्वतः जो है उनको ममता को आगे बढ़ के आना चाहिए कि साहब हमारे मिनिस्टर ने ये काम किया है, मैं इस्तीफा दे रही हूँ। हमारा मंत्री यह मैं नहीं समझती थी कि मेरा मंत्री जो है वो इस तरह काम करेगा, मेरी छवि अच्छी है। ये सही है कि उनकी छवि अच्छी है, लेकिन अभी आपने चंद्रशेखर जी बताया कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही तो उससे 1 लाख मिलता है, चीफ मिनिस्टर रही उससे 2 लाख मिलता है, और स्टेट गेस्ट हाउस में जाती हैं तो खाना जो है उसका पैसा देती हैं। तो भैया कहाँ से देती हैं आप? या तो आपके पास कोई फैक्ट्री है, या तो आपके पास कोई बिजनेस है, कहाँ से पैसा देती हैं? जब 1 लाख रुपया आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट होने के बाद नहीं लेती हैं, आप चीफ मिनिस्टर का 2 लाख नहीं लेती हैं, और दाम बंगले जाती हैं तो खाने का पैसा स्वयं देती हैं। ये तो प्रश्न है, इसको समझना पड़ेगा। या तो आप बिजनेस करती हैं, या तो आपकी फैक्ट्री लगी है, या आपके साथ जो साथ में लोग जा रहे हैं वो जामा खर्चा में कि मानिए चीफ मिनिस्टर हैं, हाँ चीफ मिनिस्टर जी मैं ये दे रहा हूँ दाम बंगले खर्चा, आप परेशान नहीं, खाने के पैसे दे रहा हूँ। ये भी समझने का बहुत महीन पॉइंट है इसमें। तो राजनेताओं को ये चाहिए कि वो अपनी छवि बना के रखें। और मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इस पर डिबेट चलाऊंगा, मैं चाहता हूँ आप डिबेट चलाइए कि निर्वाचन आयोग चुनाव जो है वो अपने खर्च से कराए, जिसमें बेईमानी ना हो। मैं आपको बताता हूँ, अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा ये लखनऊ के अंदर कि साहब ऐसा है कि ये निर्वाचन आयोग के लिए कहिए। उन्होंने कहा आपने डीसी साहब बहुत अच्छी बात बताइए, मैं अपने पार्टी के लोगों में कहूँगा और इस बात को रखूंगा कि निर्वाचन आयोग से ये बात पहुँचे। हमने कहा अगर ये बात हो जाए ना ईडी ना सीबीआई ना इनकम टैक्स, एमएलए नहीं डरेगा, एमएलए में विल पावर स्ट्रांग हो जाएगा।
और जिस दिन राजनेता में विल पावर स्ट्रांग हो जाएगा उस दिन हमारा देश मजबूत हो जाएगा। एक बेहतरीन हिंदुस्तान, चमकता हुआ हिंदुस्तान दिखेगा। ये 20 करोड़ दबाए बैठे थे, ये 20 करोड़ कहीं खर्च होता, पैसा अगर रोटेशन में रहता तो जो है कहीं न कहीं आमदनी होती। सरिया वाला सरिया बिकती, सरिया वाला जो है जीएसटी देता, टैक्स देता, गाड़ी खरीदते उससे गाड़ी में टैक्स जाता, सेल टैक्स जाता, टैक्स आता। ये पैसा जो नेता दबा के बैठे हैं ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि निर्वाचन आयोग को आगे बढ़ना चाहिए और चुनाव के अंदर जो है उसको पैसा खर्च करना चाहिए। जैसे गाड़ी में, घोड़ा में, सरकारी अधिकारियों में पैसा खर्च होता है, वैसे जब तक ये नहीं होगा नेता भ्रष्ट होते रहेंगे, उनको भ्रष्टा से कोई नहीं रोक पाएगा। चुनाव खर्चीला होगा, पैसा इकट्ठा करेंगे और ये पैसा डम हो जाता है, ये बाद में निकलता है। अभी यहाँ कोई जैन साहब से विधानसभा उत्तर प्रदेश चुनाव होने से पहले कम से कम 3 दिन जो है मशीन जो है रुपया गिनी है कटाकट और बोरा बोरा जो है अटैचिंग भर के जो है रुपया गया। तो ये है जरा इस पर ध्यान देने की जरूरत है स्पीकर जी। और हम तो कहते हैं ममता जी बहुत पाक साफ हैं, तो तुरंत आके कह दे मैं मंत्री हमारा पकड़ा गया है, मैं चीफ मिनिस्टर रहने के लायक नहीं हूँ, मैं इस्तीफा दे रही हूँ। संजय चक्रवर्ती जी, क्या लगता है कि वर्तमान राजनीति है वो आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने में नाकाम साबित हो रही है? और जब इस तरह के मामले आते हैं तो ऐसा लगता है कि जो जनता है उसको बड़ा घात लगता है ऐसे मामलों से। मैं आशीर्वाद रेजवी जी की बात सुन रहा था तो मुझे हंसी आ रही थी। इस हिसाब से तो कम से कम प्रधानमंत्री जी को 20 बार इस्तीफा दे देना चाहिए था, एको बार अभी तो इस्तीफा नहीं दिया। अभी स्मृति ईरानी का कांड को अभी तक कोई इस्तीफा नहीं हुआ। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, 50 MLA जो है अभी महाराष्ट्र जो टूटे हैं वो किसके खर्चे से जो है एक बार पहले गुजरात गए, फिर वो जो है गोवा गए, फिर वो आसाम गए, कौन उनका खर्चा उठा रहा था, कौन अचानक उनके अंदर हिंदुत्व कैसे जाग गया। अब्दुल सत्तार जैसे जो है एक MLA उसके अंदर भी हिंदुत्व जाग गया। वो खर्चा कहाँ से हो रहा था, कौन कर रहा था, कौन स्पॉन्सर कर रहा था, क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। अभी 140 मकान जो है मृत व्यक्तियों के मकान किसी न किसी को किसी नेता को दे दिए गए, तो इसका मतलब ये है कि योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अभी जो है एक दलित मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा जो है अमित शाह को सौंपा, तो ये योगी जी का अपमान है। तो योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं दिया, तो आप किस तरीके से बार बार ममता दीदी को इस्तीफा दे देना चाहिए? अरे वाह, मतलब कोई ना कानून ना कुछ, सिंपल वे से आपने कह दिया तो वो इस्तीफा दे देंगे। अरे भाई, ये हर चीज की एक सिस्टम होता है, वो सिस्टमेटिकली सरकार काम कर रही है, ईडी अपना काम कर रहा है। और यही दिक्कत है। अभी जो है सुप्रीम कोर्ट की जज रमन्ना जी ने एक बात अच्छी कही है कि हम लोग ये जो डिबेट करते हैं ना, ये कंगारू डिबेट जो होती है कि आप तुरंत के तुरंत फैसला करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जजों को भी जो है बाकायदा यहाँ पे तुरंत फैसला कौन ले रहा है? कोई कुछ भी आगे बोल यहाँ अपना विश्लेषण कर रहे हैं, कोई फैसला तो ले नहीं रहे हम बैठ के। हम लोग विश्लेषण इसलिए जो अभी इस तरह से कह रहे हैं ना कि इस्तीफा दे देना बुरा क्यों लग रहा है आपको? आपको बुरा क्यों लगता है इतना? नहीं, बुरा क्यों नहीं लगेगा? मैं बुरा क्यों नहीं लगेगा? केवल ममता दीदी को क्यों ये बुरा नहीं लगा? 21 करोड़ रुपया किसी घर से बरामद हो रहा है, ये बुरा नहीं है? ये जनता का पैसा नहीं है? व्यापम घोटाले में शिवराज जी को इस्तीफा क्यों नहीं दिया गया था? तो महाराष्ट्र में जो अभी सरकार कहाँ की बातें आप कर रहे हैं? लिया गया, अपनी बात नहीं कर रहे हैं, अपना गिरबान देखिए भाई, अपनी बात। मैं अपना गिरबान देखिए कितना दागदार है। दीदी ने 48, मैंने सिंपल वैसे मैं चंद्रशेखर जी 48 घंटे के अंदर ममता दीदी ने अपना जो है बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात बताई है, और इसकी आपको तारीफ करनी चाहिए कि हाँ, कम से कम उन्होंने इतनी बात सामने आकर कही। कोई भी मुख्यमंत्री नहीं कहा था। अभी जो दलित समाज के जो भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री, उन्होंने तो निकाल के बाहर कर दिया भाई, कैसे तारीफ करें? उन्होंने तो मंत्री को निकाल के बाहर कर दिया, और उन लोगों की चिंता भी नहीं की उन्होंने कि लोग क्या कहेंगे। उनसे बड़ा उदाहरण ही कोई नहीं है पंजाब के मुख्यमंत्री से बड़ा। उन्होंने तो निकाल के बाहर कर दिया। पंजाब को ही लेकर के क्यों बैठे हुए हैं? पंजाब के मुख्यमंत्री ने जो कहा, उतना बड़ा उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। ये मध्य प्रदेश में बरखास्त किया क्या आपने? बरखास्त किया क्या? ये प्रधानमंत्री किया क्या आपने? बरखास्त किया क्या? अरे भाई, बरखास्त किया क्या? किस तरीके से एक मृत व्यक्ति के नाम पर बाल खोला आपने पार्थ चटर्जी को बर्खास्त किया क्या? घोषित कर दी गई।
तो इसके बारे में क्यों नहीं इस्तीफा देना चाहिए, क्यों नहीं आप उनके सारे बर्खास्त सवाल कर नहीं जवाब पा किया रहे, जाना दूसरों चाहिए। को कह रहे हैं वो 10 साल पहले नहीं, ये हुआ था, वो 20 साल पहले ये हम हुआ था। बर्खास्त करने की बात नहीं कर रहे, बर्खास्त करने की बात रिजवी जी ने उठाई है। हाँ। मैं तो सिंपल कह रहा हूँ इसकी जांच होनी चाहिए पूरी तरीके से, कौन नीचे नहीं, से ऊपर बर्खास्त तक नहीं कौन किया कौन जाना है, चाहिए क्या? ये पैसा कहाँ से आए, ये सारी चीजें ये आपके कहने से नहीं होगा, ना रिजवी जी के कहने से होगा, ना मेरे कहने से होगा। ये अपना प्रोसीजर है, प्रोसीजर के हिसाब से निश्चित रूप से होगा। हाँ, तो आप जब उनको उन्होंने प्रश्न दे उठाना रहे हैं बंद ना, कर दिया साफ है कहिए भाई। इसका मतलब ये नहीं, आप देखिए 5 पहली बात बार ना, से सरकार हम नहीं 5 है, बार से ना हम जो सरकार है, व्यक्ति ना कुछ है। एमएलए चुना जा रहा मैं हो, एक जब पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं हो तब वो विधानसभा में नेता विपक्ष थे, और वो पता नहीं होगा वो क्या कर रहे हैं ममता बनर्जी को। कैसी बात कर रहे हैं आप संजय जी? फिर आप मैं फिर दूसरी जगह फिर लेके जा रहा हूँ। हम आप बताइए ना, आज व्यापम घोटाले में कितने अरे लोग पकड़े भाई, गए, मैं व्यापम घोटाले पे किसके बहस ऊपर कर रहा सजा हूँ हुई, क्या आज? क्यों तो नहीं आपसे पूछ क्यों रहा नहीं हूँ ना। करेंगे भाई, वो भी तो शिक्षा के ऊपर है। मैंने देखा उत्तर प्रदेश और बिहार के शिक्षकों को देखा है जिनको लिखना नहीं आता, जनवरी लिख नहीं पाते, लेकिन वो आपके यहाँ भी नहीं आता 70,000 भाई, का वेतन लेते हैं। आपके यहाँ भी नहीं तो आता। उनको जो भी तो शिक्षक अब भर्ती उनको हुए हैं वो भी 20-20 तो कहीं ना लाख कहीं रुपए भरा दे के, गया होगा उनको भी ना। नहीं आता। कैसे आ गए वो लोग, उनको भी कैसे नहीं भर लिए आता। गए वो लोग, किस उनको तरीके भी से ले नहीं लिए गए, आता। जिनको जनवरी लिखना जो नहीं आता, आपके जिनको यहाँ नाम पे लिखना नहीं आता, जो जिनको ये आपके नहीं पता यहाँ है पे प्रधानमंत्री कौन है, भ्रष्टाचार जिनको करके ये नहीं भर्ती पता है हुए हैं, राष्ट्रपति कौन है, वो शिक्षक बन गए हैं, सरकारी शिक्षक बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसे कई एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं। बंगाल में भी तो तो इसका नहीं आ रहा मतलब ये है कि ना। वो भी घोटाले में आए हुए होंगे। बंगाल में भी तो नहीं आ रहा ना, बंगाल में भी तो बंगाल भ्रष्टाचार से हम भर्ती तो हुए कह हैं रहे हैं जो लोग। पकड़े गए हैं, वो पकड़े गए हैं, अब उनके ऊपर जांच हो रही नहीं, है। वो पकड़े जांच गए होने का भाई, इंतजार समझिए करिए। आप बात को। हम लोग कोर्ट ना बने, हम लोग अदालत ना बने। अरे भाई, हम वो लोग केवल पकड़े और गए केवल इस हैं, बारे लेकिन में जब उन्होंने बात कर कितने सकते शिक्षक हैं। लगवा दिए पैसा लेके, ये देखिए ना आप। बंगाल की आप पूरी पहली शिक्षा बात तो व्यवस्था ये को बताइए, धराशायी कर दिया, आप नई पीढ़ी को आप गुमराह करने का काम कर दिया। ये जो 15,000 करोड़ का अभी जो है बुंदेलखंड का जो है अभी एक्सप्रेस वे बना, 15,000 करोड़ रुपए, आप और कहाँ 6 दिन के अंदर वो ढह एक्सप्रेस गया। वे, कभी आप व्यापम इसके और ऊपर कभी किसके ऊपर ये जांच हुई, कहिए कौन ना पकड़ा पश्चिम गया, बंगाल को अच्छा कितने लोग बनाएंगे, पकड़े गए, पश्चिम बंगाल को 15-20 बढ़िया करोड़ कुछ बनाएंगे, नहीं है, वहाँ 15,000 कोई करोड़ घोटाला का नहीं क्यों होगा। नहीं बात होगी। आपने कहा ना, अगर अभी जैसे ये बात कर रहे थे ना कि इलेक्शन कमीशन को जो है, तो इसमें भी ये बात होनी चाहिए कि ये जो जिस तरीके से घोटाले होते हैं ना, इसमें भी घोटाला होता है। अंतिम मंत्री संतरी से लेकर सारे मिले होते हैं। 15,000 करोड़ का जो रोड बना है, इसमें सरकार का नहीं पैसा लगा है, चलिए इसमें ठीक है, आम ठीक है, आदमी मैं का आ रहा टैक्सेस हूँ, का आपकी पैसा बात है। सुन लीजिए, आ इसके रहा बारे हूँ। में जांच होगी कि नहीं हाँ होगी? हाँ, ठीक है, ठीक है। संदीप जी देखिए, वो कहाँ कहाँ बात ले जा रहे हैं। मूल बात ये है कि आप बर्खास्त करने से भी उनको डर रहे हैं, पार्थ चटर्जी को। हाँ, देखिए मैं एक ही बात कहूंगा, मेरे मित्र जो साथी हैं राजनीतिक पार्टी के, कि चोरनी हो तो गलगर हो, दाल बजा के और अपना काम में कैसे निकालना है, समय कैसे निकालना है, वो पूरी तरह से कर रहे हैं और पूरी तरह से तैयार। हमें लगता है कि इस विषय को लेके वो भ्रांतियां फैला रहे हैं, तरह तरह की बात कर रहे हैं। जिनके नाम में क्या उनके घर में 20 करोड़ मिल गए, क्या उनके यहाँ 20 फोन मिल गए, क्या ईडी कहीं काम नहीं कर रही है? जो गलत लोग हैं, गलत लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर पश्चिम बंगाल के लोगों की जो सरकार है, उस सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि पश्चिम बंगाल के लोगों की संसाधनों की रक्षा करे। इन्होंने अभी मेरे साथी ने बिहार के लोगों का अपमान किया, शिक्षा व्यवस्था का अपमान किया, उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान किया, शिक्षा व्यवस्था का अपमान किया। इनको ये अधिकार कौन देता है कि बिहार और यूपी के लोगों का अपमान करें और अपमान सूचक शब्दों का इस्तेमाल करें? प्रूफ है मेरे पास सर, प्रूफ है। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, देखिए, सुन लीजिए। नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं, सुन लीजिए, नहीं अभी सुन तक लीजिए। पहुंची है, क्या पहुंची है, या आप किस तरह सोचते हैं? आज अच्छा हुआ कि आपकी मुख्यमंत्री आके कम से कम भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रही थी, लेकिन बोलने का मकसद तो ये नहीं है कि उनकी मंत्रिमंडल की संलिप्तता नहीं है कि ईडी काम कर रही, काम कर लेने दीजिए। तो जो लोग संलिप्त होंगे, आपको तो ईडी पे तो कम से कम विश्वास होगा ना, सीबीआई पे तो होगा ना, भारत की एजेंसियों पे तो होगा ना, कि उस पे भी नहीं है। आज कम से कम आप लोगों ने विश्वास तो जताया है, आप विश्वास जता रहे हैं, तो थोड़ी प्रतीक्षा करिए, प्रतीक्षा के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। और जो लोग इसमें संलिप्त हैं, उनको छोड़ेगी नहीं ईडी, मुझे इतना पूर्ण विश्वास है। अच्छे अधिकारी हैं, काम कर रहे हैं, और उनको जितनी सराहना करी जाए कम है, क्योंकि ऐसे वक्त पे जब आपकी वहाँ सरकार है और इस तरह की अव्यवस्था फैलाने में भी आप लोग नंबर 1 है, कुछ भी किसी को कह सकते हैं, कर सकते हैं, तो उसमें ये अधिकारियों को हमें चाहिए कि हिम्मत को उनके सराहना चाहिए, वो बेहतर काम करें। दूसरा, देखिए, चुनाव सुधार जरूरी है इस देश के अंदर। आपने चुनाव सुधार पे भी प्रश्न लगा दिया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री चाहते हैं कि चुनाव सुधार हो और
चुनाव सुधार की इसलिए भी आवश्यकता है। जिस तरह से माफिया, लूटे, लफंगे राजनीति में आ गए हैं और हाशिए पे नहीं, ये मुख्य धारा में आज इसी का नतीजा है कि हर जगह लूट मची हुई है। आप पश्चिम बंगाल के छोटे से लेके ऊपर तक चले जाइए, सिर्फ लूटने के लिए लोग सत्ता में आ रहे हैं, कुर्सी पे आ रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था को भी बदलना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि आप अच्छे हैं तो बुरे लोगों को कम से कम तो राजनीति से अलग करने की जरूरत होगी, और वो कौन मिलके करेगा? हम सब लोग करेंगे। लेकिन मुझे दुख इस बात का हुआ कि हम लोगों ने सांस्कृतिक मर्यादा के तहत आपने बिहार के लोगों का और उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान किया। ये अपमान की इजाजत कोई बेहतर व्यक्ति नहीं दे सकता, और आपको इसके लिए क्षमा भी मांगनी चाहिए, और इसी काम कर रहे उसको करने देना चाहिए। संजय जी, देखिए, पहली बात तो मैंने किसी का अपमान नहीं किया, ये बाकायदा प्रूफ है, वीडियो है, शिक्षकों का बाकायदा जो है वीडियो बनाया गया है, उनसे लिखवाया गया है, वो लिख नहीं कर। मैं पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूँ। आपने जिस तरीके से बात की, मैं उसका समर्थन करता हूँ। बहुत अच्छे से आपने अपना जो है दूसरा वक्तव्य जो बोला है, मैं उसका बिल्कुल समर्थन करता हूँ। ईडी अच्छा काम कर रही है, करने दिया जाए उनको, उसके लिए जो है हमारा भी समर्थन है। और इसी वजह से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने बाकायदा आज आकर के इस बारे में बोला है। जैसे कि अभी बोल रहे थे, अभी 48 आपकी वही बात है, ये डिबेट नहीं है, सरकार डिबेट नहीं चलाती है कि आपने जैसे इल्जाम लगाया वो तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तुरंत सामने आकर के सवालों का जवाब दे रहे हैं। बाकायदा इंटरनली जांच होती है, जांच होने के बाद 48 घंटे के बाद हिम्मत दिखाई है वो सामने आने की कि हाँ जो हो रहा है उसकी जांच होनी चाहिए, उसको अगर वो गलत है तो उसको उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। ये हिम्मत दिखाना भी बहुत बड़ी बात है। हर सरकार में जो है हर मुख्यमंत्री आकर के ये हिम्मत नहीं दिखाता है, उन्होंने हिम्मत दिखाई है, इसकी तारीफ करिए कि हाँ उन्होंने ये बात कही है आकर के। और रही बात, थोड़ा सा इंतजार करिए, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आखिर मसला क्या है, कहाँ से आया, किस तरीके से आया, ये भी पता चल जाएगा, क्योंकि सरकार उसके पीछे भी काम कर रही है। ये 21 करोड़ दूध में आएंगे या पानी में आएंगे, तो बता दीजिए जरा। ये वो उसका इंतजार करिए ना, मैंने कहा ना वो डिबेट नहीं है ना। रजा रिजवी जी, देखिए ये संजय चक्रवर्ती पूरे आरोपों को निराधार और खारिज कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि 21 करोड़ मिले और वहाँ हजारों करोड़ का घोटाला हुआ। अब ये मध्य प्रदेश का और दिल्ली का सवाल पूछ रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि पश्चिम बंगाल सरकार इस पूरी कार्रवाई से कहीं कटघरे में आके खड़ी है? देखिए, चक्रवर्ती जी ने निराधार शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन जो उन्होंने बातें कही है वो पूरी निराधारी है। शब्द का इस्तेमाल नहीं किया निराधार। जैसे उन्होंने कहा कि साहब वो देखिए उत्तर प्रदेश में खतीब मंत्री योगी जी नहीं किए, भाई खतीब के पास कितना करोड़ बरामद हो गया? खतीब ने तो खाली यही कहा ना कि साहब 10 खतीब मंत्री जो है और जो है डिपार्टमेंट के हमारे अधिकारी हमारी बात को तवज्जो नहीं देते, तो बात को तवज्जो नहीं देते तो वो ईडी जांच करे और दूसरा बरामद हो जाए। भाई वाह, भाई वाह। और ये हमारे संजय चक्रवर्ती हमारे मित्र ये बात कह के क्या समझाने चाहते हैं पूरे देश दुनिया को कि साहब जो ये बात 20 करोड़ का है इसका हम समर्थन करते हैं, पहले उसकी जांच करो, उसकी जांच करो, उसकी जांच करो, उसकी जांच करो, घोटाले की जांच करो। तब अरे आप कहिए सीधे कि भाई ये हुआ है, ये गलत हुआ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इस मंत्री को जेल भेजना चाहिए, इस मंत्री को जिंदगी भर छोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल गलत हुआ। एक चीज चंद्रशेखर जी आपसे और कहना चाहता हूँ मैं, अगर आपकी अनुमति हो तो, और वो सुझाव है। ये सुझाव ये है कि 5 साल का जो एमएलए होता है वो करोड़ों रुपए कमा लेता है, तो जो नौजवान बच्चा पढ़ता लिखता है वो जल्दी कहता है कि पापा हम राजनीति में जाएंगे। वो फलाना जो है चाचा देखिए, वो दीनदयाल तिवारी चाचा जो है 5 साल एमएलए रहे और करोड़ों रुपया दिल्ली मकान हो गया, बम्बई मकान हो गया, और देखिए बढ़िया बढ़िया लग्जरी गाड़ी चल रहे हैं। उनका लड़का एक जो है बढ़िया जो है पास लग्जरी गाड़ी से, इनोवा से और फलाना गाड़ी घूमता है, नक्शे से गनर बैठे रहते हैं सब। हम भी नेतागिरी करेंगे। तो ये जो नेतागिरी में जल्दी कमाने वाला स्टाइल है, ये नौजवानों को भ्रष्ट लाइन पे ले जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ, कई नौजवान बेचारे भ्रष्टा की तरफ जाते हैं कि जब नेता 5 साल में इतना कमा के बन जाएगा तो चलो हम भी नेतागिरी करें। तो नेतागिरी की इसीलिए फौज बहुत तेज बढ़ती चली जा रही है। ये अगर भ्रष्टा नहीं रोका जाएगा
तो जो बच्चे पढ़ाई में अपना दिमाग देंगे, जो बिजनेस में दिमाग देंगे, जो मेडिकल में दिमाग देंगे, जो इंजीनियरिंग में दिमाग देंगे, वो उसमें न दे करके कम पढ़ लिख करके नेता बनते हैं। नेता अगर पढ़ा लिखा होगा, हाईली क्वालिफाइड होगा, तो जाहिर सी बात है हमारे देश का एक अच्छा विकास होगा। ठीक है संजय चक्रवर्ती जी, आप कह रहे हैं जांच कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, कई बार आपने शब्द का इस्तेमाल किया। मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि बाकी के जो आरोपी है, कितना ऐसे आरोपी हैं कि कभी आपने भी कोई कार्रवाई कर ली हो कि हाँ हम भी इनको देखते हैं कि ये कहाँ पे हैं, इनको हम भी पकड़ के और ईडी को सौंप देते हैं, आपने भी कुछ किया क्या ऐसा? हर चीज को ईडी को सौंपना नहीं चाहिए, या हर चीज ईडी को सौंपी जाती है। ऐसी बहुत सारी जांचें होती है, सरकार जांच करती है, बर्खास्त होते हैं, बहुत सारे अधिकारी बर्खास्त होते हैं जिन्होंने इस तरीके से भ्रष्टाचार किया होता है। लेकिन फिर भी बात तो यहाँ मंत्री की चल रही है ना, अधिकारी की चल ही नहीं रही, बात तो मंत्री की चल रही है, विधायक की नहीं। अभी मंत्री मुख्यमंत्री की करीबी की बात चल रही है, यहाँ तो मुख्यमंत्री की करीबी की बात चल रही है। चंद्रशेखर जी, एक चीज या तो मुझे बोलने दिया गया, आप बोल दिया करिए, दूसरे जो है प्रवक्ता बोलते हैं, आप बीच में नहीं टोकते। लेकिन मैं जब भी बोलता हूं, आरोप मत लगाया कीजिए आप, ये मैं आरोप कोई मेरा मन नहीं रहता है आपको रोका जाए, आपसे सवाल पूछते हैं भाई, बीच में बोलते रहते हैं सर। आप एक प्रवक्ता, सवाल नहीं पूछे आपसे, सवाल नहीं पूछे आपसे, मुझे जवाब तो तो आप चिढ़ते क्यों सवाल से? नहीं, आप इस बात को जवाब देने का मौका क्यों नहीं देते हैं? दीजिए ना आप जवाब, आप इधर उधर मत जाइए, जवाब दीजिए सीधा, चलिए सीधा जवाब ही तो दे रहा हूँ। इस तरीके से और आरोप क्यों नहीं इधर उधर जाए? क्या देश के अंदर केवल बंगाल ही है क्या? बंगाल ही एक देश है क्या? बंगाल एक राज्य है, बाकी 29 राज्य और भी है। अगर वहां पे जो है कार्रवाई नहीं हो रही तो दुख नहीं होगा? केवल बंगाल को क्यों टारगेट किया जाता है? दूसरे राज्यों में जहाँ पे कुछ इस तरह से कार्रवाई होती है उसको क्यों जांच पे छोड़ दिया जाता है? ये मेरा प्रश्न है। मैं कह रहा हूँ कि बंगाल में जो कुछ भी अगर हुआ है वो गलत हुआ है। मैं जो कह रहा हूँ ईडी जो काम करे वो अच्छा काम करे, लेकिन दूसरे प्रदेश क्यों छूट जा रहे हैं? किस लिए छूट रहे हैं? उसकी भी तो कोई जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं जांच होनी चाहिए? स्मृति ईरानी की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं जांच होनी चाहिए? 140 मकान जो मृत व्यक्तियों के थे वो जो है दूसरे लोगों को दे दिए गए, उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? उसकी भी तो जांच होनी चाहिए ना। मैं तो कह रहा हूँ कि जो यहाँ पे बाकायदा ममता दीदी ने कहा कि उम्र कैद करवा देना चाहिए अगर इस तरह का वो दोषी पाया जाता है। लेकिन साथ साथ ये भी तो है कि बंगाल एक केवल देश नहीं है, बंगाल ही केवल सब कुछ नहीं है। इसके अलावा भी जो है अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो पूरे देश को साफ करना पड़ेगा, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना पड़ेगा, तभी ये देश सुधरेगा। केवल और केवल कहने से नहीं सुधरेगा, केवल बंगाल को कोसने से नहीं सुधरेगा। सबको एक साथ जो है इस बारे में कार्रवाई करनी पड़ेगी, तब जाके देश में कुछ सुधार आएगा, कुछ ना कुछ आगे बढ़ेगा। जैसा कि अभी रिजवी जी बता रहे थे कि ये शॉर्ट टर्म प्रोग्राम बन गया है। शॉर्ट टर्म प्रोग्राम बना तो बनाया किसने? इसके भी पीछे चाहिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके पीछे बनाया किसने बनाया। अगर आप कहते हैं पढ़े लिखे लोग की बात है तो आप खुद ही अपने प्रधानमंत्री को भी देख लीजिए ना, वो तो नहीं पढ़े लिखे लेकिन काबिल है, अपनी काबिलियत के बल पे आज प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा होगा तभी वो काबिल बनेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। प्रधानमंत्री के पद पर हमला कर रहे हैं, पास कर लिए होते तो वो आज जो है बिल गेट्स बने होते, तो कहीं किसी का इंजीनियरिंग की नौकरी कर रहे होते। तो पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, ज्ञान बहुत है उनके पास, इसलिए वो प्रधानमंत्री। मैं ज्ञान किसी तरह से नहीं दे रहा हूँ, मैंने कहा कि वो अपने प्रतिभा के दम पे आए हैं, इसकी पूरी बात सुन लिया करिए। पढ़ा लिखा जरूरी नहीं होता है, प्रतिभा के दम पे आए हैं। क्या नहीं, मैंने प्रतिभा शब्द का इस्तेमाल किया ना, मैंने प्रतिभा शब्द का इस्तेमाल किया, मैंने प्रतिभा शब्द का इस्तेमाल किया। मैंने कहा ना प्रतिभा, पढ़ा लिखा मैंने कहा कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं कि तो पढ़ा लिखा होगा, नहीं, जिसके पास प्रतिभा होगी उसका कोई जरूरी नहीं है कि वो जो है उसको जो है वो बहुत टॉपर होगा तभी जो है वो राजनीति में आएगा। ऐसा कोई नहीं है। राजनीति में कोई भी अशिक्षित आ सकता है, अनपढ़ भी आ सकता है, टॉपर भी आ सकता है। उसके अंदर खुद के अंदर प्रतिभा होनी चाहिए, तो अपने प्रतिभा के दम पे आगे बढ़ता है, न कि किसी के कहने से आगे बढ़ता है। बिहार राज्य के लिए जहाँ जहाँ इनको लगता है कि भ्रष्टाचार है ये, उसकी चिट्ठी लेकर के ईडी को, प्रधानमंत्री को, अमित शाह को भेजेंगे, और जब उस पर कार्रवाई ना हो तब एडीएम पे बैठ के बताएं कि साहब फलाना राज्य का
हमने दिया था खाली पश्चिम बंगाल पर ही क्यों सरकारें करती हैं, ईडी क्यों न करती है। तो ये हर राज्य का जहाँ जहाँ इनको जानकारी हो उसकी चिट्ठी ये बनाए और बना करके भेजें और एक चिट्ठी आपके जो है वो चैनल को भी दें कि साहब मैंने वहाँ दिया है और इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। खाली ये कह देना शब्दों में कि साहब और राज्य में क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, खाली पश्चिम बंगाली क्यों है, पश्चिम बंगाली क्यों है। तो ये हमें लगता है कि अच्छा नहीं है। ये सब जितनी बातें उन्होंने की है ये हमें लगता है कि ये सेफ साइड कर रहे हैं पार्था मुखर्जी को कि साहब वो घोटाला। अरे भाई ये घोटाला, इनको पकड़ो, गिरफ्तार करो, जेल जाएं, मुकदमा जल्दी चले, फास्ट ट्रैक में मुकदमा चले, इनको सजा हो जिससे पता चले पूरे देश दुनिया को कि ये मंत्री ने गलत काम किया था। फास्ट ट्रैक में मुकदमा ममता जी को कहना चाहिए बढ़ के कि फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलेगा और इसका गुण दोष के आधार पर निर्णय होगा और 6 महीने के अंदर फैसला करे न्यायालय। मैं निवेदन करती हूँ कोर्ट से कि 6 महीने में फैसला करे, इससे समाज में ये संदेश जाए कि मंत्री जी पकड़े गए और 6 महीने में दूध का दूध पानी का पानी हो गया। सुन रहे हैं ना संजय जी? हाँ बिल्कुल सुन रहा हूँ। सिर्फ ममता बनर्जी पे ये नियम लागू होते हैं, बाकी और किसी पे लागू नहीं होता। पूरे देश में कहीं नहीं लागू होगा फास्ट ट्रैक मुकदमा और ये वो। संदीप जी ठीक है, मैं आऊँगा आपके पास। संदीप जी क्या लगता है उपराष्ट्रपति चुनाव में जो दार्जिलिंग में मीटिंग हुई थी समझौता हो गया है क्या टीएमसी से? नहीं, मैं 2 बातें कहूंगा। मेरे साथी मित्र भूल जा रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का विषय FIR लॉन्च करती है और सारे स्टेट कार्रवाई करते हैं, कंप्लेंट आता है। आपको पता होना चाहिए हजारों की संख्या में हर स्टेट में FIR दर्ज होता है, करप्शन में हो, किसी की हत्या में हो या किसी के साथ गलत किसी भी नागरिकों के साथ होता है। तो FIR अगर आपने किया होता, आपने पूर्व में की कार्रवाई करी होती तो आज ये ईडी की नौबत नहीं आती। इसका मतलब है कि सरकार जो है, राज्य सरकार लॉ एंड ऑर्डर में फेल है। और मैं कहूंगा कि ये जो पैसे की लूट मची हुई है, सरकारी पैसे की लूट मची हुई है, ये किसी तरह कोई भी भारतीय इसको स्वीकार नहीं करेगा। और ये लूट अगर पश्चिम बंगाल में है या देश के किसी भी कोने में है, सरकार जो एजेंसियां वो काम कर रही हैं और वो ये देख के काम नहीं कर रही कि ममता जी की सरकार है या ममता के मंत्री इसलिए इन पे रेड हो रहा है। अरे साहब, आप अपनी गलती को मत छुपाइए, आप गलती के खिलाफ खड़े हो जाइए। दूसरा, हम चाहते हैं कि दूध का दूध पानी हो और पैसे की जो लूट मची आम जनता का जो सरकारी पैसा है वो सरकार के खजाने में आए और इन लोगों से वसूला जाए जो भ्रष्टाचारी है, भ्रष्ट कारनामे करते हैं। और ये टाइम बाउंड एजेंडे के अंतर्गत बिल्कुल सही कहा पूर्व के साथी ने कि इसको टाइम बाउंड एजेंडे के अंतर्गत इसकी सुनवाई होगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी और जल्द से जल्द देश के सामने आएगा कि जो लोग भी भ्रष्टाचार में शामिल है उनकी जगह जेल है, जेल में रखेंगे। लेकिन संदीप जी, मैं ये संजय चक्रवर्ती जी से भी पूछूंगा, राजा रिजवी जी से भी पूछूंगा और आपसे भी पूछ रहा हूँ ये सवाल, क्या इस तरह के घोटाले उन मेधावी युवाओं के संग उनके भविष्य से खिलवाड़ नहीं है जो पूरे मन लगा के पढ़ाई करते हैं, तैयारियां करते हैं और चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उनका और देश का भविष्य संवारने में वो एक दूसरे के पूरक साबित हों? उनके संग खिलवाड़ नहीं है ये पूरी तरह से खिलवाड़ है। आज बताऊं, इसका सारा श्रेय जाता है ये भ्रष्ट जो लोग हैं, माफिया जो लोग हैं, शिक्षा व्यवस्था पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। हम लोग चोर उचक्कों को चुनते हैं और इसका नतीजा है कि वो हमारे हक को खा जाते हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने देते। आज ये जरूरत है, आन पड़ी है जो देश में जो इस तरह की जो अव्यवस्था पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही, इसका जीता जागता उदाहरण है कि अगर शिक्षा व्यवस्था में इस तरह के लूट बची हुई और इस तरह के बच्चों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, इसकी जिम्मेदारी हमेशा जो वहाँ की राज्य सरकार है, उसकी मुखिया है, उनकी भी बनती है। और उन्होंने क्यों नहीं FIR किया? आज आके वो कह रहे हैं ईडी ठीक कर रहा है, मेरे साथी कह रहे हैं ईडी ठीक कर रहा है। अगर आपने पहले ये FIR करके उस मंत्री को अरेस्ट कर दिया होता तो जो युवा पीढ़ी है, जो नौजवान है, जिनका भविष्य बर्बाद हुआ, वो शायद बर्बाद होने से बच जाता। तो उनकी भी जिम्मेदारी तो सबको अपनी अपनी लेनी पड़ेगी, तय करनी पड़ेगी अपनी जिम्मेदारी। हम में से कोई भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से बाहर नहीं करता, वो चाहे पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, अनपढ़ व्यक्ति हो या भारत का कोई भी नागरिक हो, हम सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी और सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। और ऐसे घटनाक्रम की आलोचना नहीं होनी चाहिए, ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए। इसमें कानून भी अब बदलना चाहिए। जो भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको फांसी तक की सजा हो। मैं तो इतना तक चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार इस भारत का अभिन्न अंग बन गया। भारतीय राजनीति का छोटे छोटे प्रदेशों में देखने को मिलता है, हर आदमी भ्रष्टाचार से त्रस्त है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई जो ईडी लड़ रही है, उसका हम लोग साथ दे रहे हैं और सरकारी जो पैसे की लूट हुई है उसको वापस पश्चिम बंगाल की जनता के पैसे जो लूट है उसको पश्चिम बंगाल के खजाने में जमा करवाने का काम करें। राजा रिजवी जी,
क्या लगता है कि जो संदीप दुबे कह रहे हैं कि कार्रवाई अगर सरकार पहले कर लेती तो ये दिन नहीं आता, बाद में 2 अभ्यर्थी हाईकोर्ट जाते हैं, हाईकोर्ट ये कहता है, निर्देश देता है कि आप डिसीजन देता है आप एफआईआर करवाइए, एफआईआर करने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है, तब जाके ईडी सम्मिलित होती है। तो लगता नहीं है काम सरकार को कर लेना चाहिए था वक्त रहते? देखिए संदीप जी ने बहुत सही बात कही है। अगर ये सरकार पहले काम कर लेती तो ईडी की एंट्री पश्चिम बंगाल में नहीं होती, क्योंकि एक साथ एक एक्ट के एक जो काम आदमी करता है 300 देश एक ही एफआईआर दर्ज होगी और एक ही सजा होगी। एक ट्रिप के जो है 10 एफआईआर नहीं होते हैं जो मुकदमा दर्ज होता है, तो उससे ईडी फिर एंट्री पश्चिम बंगाल में नहीं होती। दूसरे ये है कि पश्चिम बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं, आप देखिए वो हवाई चप्पल पहनती है, सूती साड़ी पहन के निकलती है, छोटी गाड़ी से चलती है। अब इनके पास 20 करोड़ बरामद हुआ, किसका पैसा? आम जनता का। 5 साल आप एमएलए रहे, यानी 25 साल आप नेता रहे। 25 साल में आय से जितनी ज्यादा आपने इनकम कमाया है उसका आंकलन होना चाहिए, और इन्हीं के घर के सामने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, रेवेन्यू ऑफिसर को बैठना चाहिए और बैठ के कहना चाहिए आम जनता आओ, ये मकान तुम्हारे नाम हो रहा है, तुम गरीब हो, ये खेत तुम्हारे नाम कर रहे हैं, ये तुम भाई माननीय मंत्री जी तुम्हारी आय जो थी, आय के हिसाब से तुम्हारा बंगला, ये तुम्हारी गाड़ी, ये रहेगी। बस इस तरीके से अगर समाज में होना शुरू हो जाएगा तो फिर आप समझिए मुख्तार अंसारी मुसलमान नहीं बनेगा। जी ठीक है, ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। रजा रिजवी जी, संदीप दुबे जी, संजय चक्रवर्ती जी, आप तीनों का धन्यवाद। पश्चिम बंगाल में चुनावों में खेला करने वाली दीदी ने अपनी दिले अजीज मंत्रियों के साथ खेला कर दिया है। शिक्षक भर्ती घोटाले से घिरे पार्थ के पास एक दीदी का ही सहारा था, लेकिन 48 घंटे बाद दीदी ने कुछ ऐसा कह दिया कि पार्थ के तो पैरों तले जमीन खिसक गई है। राजनीति जाने कब किशोर चली जाती है। ममता बनर्जी के एक बयान ने पूरे खेल को पलट के रख दिया है। अब पार्थ चटर्जी को ये सोचना होगा कि आखिर आगे उनके संग क्या होगा, क्योंकि दीदी ने भी साथ छोड़ दिया है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए AN।